हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे शंकर आईएएस एकेडमी की इन्वायरमेंटल बुक के बारे में। ठीक है, इसके 4 पार्ट होंगे, यानी कि ये बुक भी 4 भाग में ही बटी हुई है, जिसको आज हम पहले भाग को डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारी वीडियो के अंदर। जैसे कि आपको पता होगा कि इन्वायरमेंटल के लिए लोग भी बताते हैं, और जैसे कि आपने भी रियलाइज़ किया होगा कि शंकर आईएएस बुक इन्वायरमेंटल के लिए अच्छी होती है, इन्वायरमेंटल साइंस के लिए। ठीक है, तो जिसके हम पहले भाग को, यानी कि जैसे कि कह सकते हो कि पारिस्थितिकी तंत्र, स्थलीय तंत्र, जलीय तंत्र और वातावरण प्रदूषण और पर्यावरण प्रभाव आकलन को, इस पूरे टॉपिक को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। ठीक है, इसके 4 भाग होते हैं, जैसे कि ये देखो, जैव विविधता का टॉपिक हो गया, जलवायु परिवर्तन हो गया, और कृषि एवं विभिन्न संगठन का एक टॉपिक हो गया। ठीक है, पहले भाग को हम स्टार्ट करने से पहले हम ये कह दें कि ये वीडियो आप ही के लिए बनाई जा रही है, और इसमें बहुत टाइम लगता है पीडीएफ क्रिएट करने में, कुछ भी करने में। तो हमारी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों को तो शेयर नहीं करोगे, लेकिन चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो। ठीक है, जैसे कि पहला, पारिस्थितिकी क्या होता है। हम जल्दी जल्दी करेंगे, क्योंकि आपको अगर पढ़ना होगा तो आप पढ़ लेंगे, रोक कर भी या स्पीड बढ़ा कर भी, या स्पीड को कम कर कर भी। ठीक है, वो आपके अकॉर्डिंग होगा। और बाकी हम अपनी स्पीड से पढ़ते रहेंगे, मतलब पढ़ते रहेंगे, जैसे कि आप सुनते रहिए और अपना काम करते रहिए। जीवित जीव जंतुओं और एक दूसरे के साथ साथ वातावरण के साथ उनके संबंध का वैज्ञानिक अध्ययन ही पारिस्थितिकी कहलाता है। पारिस्थितिकी क्या है कि जीवित और जीव जंतुओं का एक दूसरे के साथ, एक साथ वातावरण के साथ, इनके मतलब आपस में एक दूसरे से लिंक होते हैं ना जीव जंतु। जैसे मनुष्य को हवा चाहिए, पानी चाहिए, और पानी को कुछ चाहिए, मछलियों को कुछ चाहिए, हवा और वृक्षों को कुछ चाहिए। तो इन सब के एक दूसरे के कोरिलेशन को ही पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। वैदिक काल के शास्त्रीय ग्रंथ जैसे वेद, साहित्य, ब्राह्मण और आरण्यक उपनिषद आदि में पारिस्थितिकी अवधारणाओं के कई संदर्भ हैं। ये टॉपिक दे रखे हैं, मतलब जैसे कि पारिस्थितिकी जो शंकर आईएएस की बुक में होगा, ठीक है, टॉपिक, तो उसका वन लाइनर के फॉर्म में इस बुक में दे रखा है। ठीक है, तो इससे आपको कम समय में अच्छा पढ़ सकते हैं। चिकित्सा के लिए भारतीय ग्रंथ चरक संहिता और शल्य चिकित्सा के लिए सुश्रुत संहिता होती है। आवास और आवास के आधार पर जानवरों का वर्गीकरण, मिट्टी, जलवायु और वनस्पति की प्रकृति के संदर्भ में भूमि और विभिन्न क्षेत्रों के लिए विशिष्ट पौधों का वर्णन इसमें मिलता है। ठीक है, चरक संहिता में लिखा है कि ऐसी जानकारी शामिल है जहां वायु, भूमि, जल और ऋतुएं जीवन के लिए अपरिहार्य थी। प्रदूषण वायु, जल, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। पर्यावरण को जीवित, निर्जीव घटकों के योग के रूप में परिभाषित किया गया है। वह जीव के आसपास के प्रभाव और घटनाएं पर्यावरण को दर्शाती हैं। पर्यावरणिक घटक क्या हो गए। पर्यावरण के 2 घटक होते हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक में होता है ऊर्जा, विकिरण, तापमान, जल। और जैविक घटक में, जैविक मतलब जो एक जीवित प्राणी टाइप का, ठीक है, जैसे पौधे हो गए, जानवर हो गए, अपघटक आदि। ठीक है, और विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार डीजल इंजन से निकलने वाले धुओं से मनुष्य को कैंसर हो सकता है, और यह दहनशील ना हो, जो दहनशील ना हो, यानी कि उसमें एस्बेस्टस होता है, आर्सेनिक और सरसों के गैसों के समान ही घातक श्रेणी का होता है ये। ठीक है, यदि समुद्री मछली को ताज़े पानी से निकालकर वो समुद्री मछली को ताज़े पानी के वातावरण में स्थानांतरित किया जाए, यानी कि समुद्र के पानी से ताज़े पानी में अगर डाल दें तो वो समुद्री मछली उसमें रह नहीं पाएगी, मर जाएगी। तो ऐसा कहीं मत सोचना कि पानी वानी सेम होता है। पारिस्थितिकी के संगठन के स्तर क्या होते हैं। पारिस्थितिकी के संगठन के 6 मुख्य स्तर हैं। पहला है व्यक्ति। व्यक्ति एक ऐसा प्राणी है जो स्वतंत्र रूप से कार्य को करने में, धारण करने में उसकी क्षमता होती है, काम कर सकता है कुछ भी, वो व्यक्ति होता है। जनसंख्या। जनसंख्या क्या होती है। जनसंख्या जीवों का एक समूह होता है
जो आमतौर पर एक ही प्रजाति के होते हैं उनको जनसंख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि जनसंख्या, हम कहते हैं कि भारत की जनसंख्या कितनी है, तो भारत की जनसंख्या में तुम जानवरों को काउंट थोड़ी कर लेते हो, एक ही समुदाय को, लोगों को काउंट करते हो, जैसे मनुष्य हो गए। ठीक है, एक विशिष्ट समय के लिए समय के दौरान परिभाषित क्षेत्र पर कब्जा करते हैं, जो उसे जनसंख्या कहते हैं। जैसे भारत पर जनसंख्या रहती है तो लोगों की जनसंख्या है। समुदाय क्या कहते हैं? समुदाय ज़्यादातर उदाहरणों में समुदायों के नाम प्रमुख पौधों के रूप में प्रजातियों के नाम पर रखा गया है। समुदाय निश्चित या कठोर नहीं है, समुदाय छोटे या बड़े हो सकते हैं। समुदाय के प्रकार होते हैं सापेक्ष स्वतंत्रता के सापेक्ष स्वतंत्रता के आकार और डिग्री के अनुसार समुदाय को दो प्रकार से विभाजित किया गया है। प्रमुख समुदाय कौन से होते हैं? ये बड़े आकार के, सुव्यवस्थित और अपेक्षाकृत स्वतंत्र होते हैं, जो बाहर से केवल समान ऊर्जा पर निर्भर करते हैं और आसन्न समुदायों के इनपुट और आउटपुट से स्वतंत्र होते हैं। उदाहरण क्या है? उत्तर पूर्वी में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इसके उदाहरण है। ठीक है, मामूली समुदाय क्या होता है? माइनर कम्युनिटीज़। ये पड़ोसी समुदायों पर निर्भर करते हैं, इन्हें अक्सर समाज कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा समाज, ये एक प्रमुख समुदाय के भीतर द्वितीय एकत्रीकरण है और एक दूसरे के पूरी तरह से स्वतंत्र इकाई नहीं है। जहाँ तक ऊर्जा और पोषक तत्वों की क्रियाशीलता का संबंध है, उदाहरण के तौर पर गोबर के पेड़ पर लीचेन की एक चटाई, लीचेन मतलब लाइकेन की एक चटाई, इंग्लिश में लाइकेन कहते हैं, लीचेन। ठीक है, लीचेन की चटाई। पर्यावरण कारक समुदाय की विशेषता के साथ साथ समुदाय में सदस्यों के संगठन स्वरूप को भी निर्धारित करते हैं। समुदाय के विशेष स्वरूप को संरचना कहा जाता है, जो विभिन्न आबादी द्वारा निभाई भूमिकाओं और उनकी सीमा जिस क्षेत्र में रहते हैं उस समुदाय में प्रजातियों की विविध और उनके बीच वातावरण के प्रक्रम के रूप में परिलक्षित होती है। समुदाय ये सब कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है? पारिस्थितिकी तंत्र एक पारिस्थितिकी तंत्र को जीवों के समुदाय और भौतिक पर्यावरण की एक संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई रूप में परिभाषित किया जाता है। दोनों के बीच तालमेल, बातचीत और आदान प्रदान, इस सबको मतलब पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं, जैसे हमने स्टार्टिंग बताया था। इसमें क्या होता है? इसमें पेड़ पौधे, जानवर, मछली, मिट्टी सब होता है। जब एक पारिस्थितिकी तंत्र स्वस्थ होता है तो इसका मतलब है कि वह संतुलन में है, उसमें कोई भी प्रदूषण का चीज़ नहीं है। ठीक है, प्रदूषण होता है तो वो उसमें पारिस्थितिकी तंत्र में सही से नहीं रह पाता। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक कौन से होते हैं? निर्जीव घटक और सजीव घटक, जैसे आपको बताया होगा, यानी कि जैविक और अजैविक। अजैविक घटक क्या होते हैं? विश्व के अकार्बनिक और निर्जीव भाग, विश्व के अकार्बनिक और निर्जीव भाग अजैविक घटक होते हैं। मिट्टी, पानी, हवा और प्रकाश ऊर्जा आदि इसमें अजैविक में आते हैं। ठीक है, इसमें बड़ी संख्या में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इत्यादि जैसे रसायन शामिल हैं और ज्वालामुखी, प्रदूषण, बाढ़, जंगल की आग, जलवायु और मौसम की स्थिति सहित भौतिक प्रक्रियाएं भी शामिल हैं। अजैविक कारक कौन कौन से होते हैं? सबसे महत्वपूर्ण निर्धारक है इसके वातावरण में जीव कहाँ और कितनी अच्छे तरह से मौजूद है। हालांकि ये कारक एक दूसरे को परस्पर प्रभावित करते हैं। यह एक एकल कारक एक जीव का सीमा को सीमित पर निर्धारित कर सकता है। ऊर्जा, जीवन के रखरखाव के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो कि सूर्य से भी मिल जाती है जीवों को। ठीक है, अजैविक घटकों में ऊर्जा होती है, वर्षा होती है, तापमान होता है। अब तापमान क्यों जरूरी है? देखो, तापमान पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण कारक है जो जीवों के अस्तित्व को बहुत प्रभावित करता है। जीव तापमान और आर्द्रता की केवल एक निश्चित सीमा को सहन कर सकते हैं। ठीक है, तापमान भी ज़्यादा नहीं सहन कर सकते और तापमान ज़्यादा कम भी सहन नहीं कर सकते। वायुमंडल क्या होता है? वायुमंडल में आपने छोटे छोटे एग्जामों में देखा होगा कि क्वेश्चन आता है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, तो 21% है। सबसे ज़्यादा कौन सी है? तो नाइट्रोजन है 78% और कार्बन 0.38% है। ठीक है, और अन्य अक्रिय गैसें हैं 0.9 कुछ %। आधार क्या होता है इसका? भूमि पूर्णतः मिट्टी से ढकी होती है। रोगाणु, प्रोटोजोआ, छोटे कारक मतलब फल फूल से होती है। पदार्थ क्या होते हैं?
कार्बनिक मिश्रण और अकार्बनिक मिश्रण में पदार्थ होते हैं। ठीक है, कार्बनिक मिश्रण क्या होते हैं? प्रोटीन, कार्बन डाइऑक्साइड, लिपिड, हास्य पदार्थ आदि अकार्बनिक यौगिकों के अपघटन से बनते हैं, अकार्बनिक पदार्थ होते हैं या कार्बनिक मिश्रण होते हैं। वो कार्बनिक मिश्रण, सॉरी। और अकार्बनिक क्या होते हैं? किसी भी जीव के जीवित रहने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन, पानी, सल्फर, सल्फेट, नाइट्रेट, विभिन्न धातुओं के आयन आवश्यक हैं जीवित रहने के लिए। ठीक है, अकार्बनिक गैसों के लिए। अक्षांश और ऊंचाई, किसी भी क्षेत्र के तापमान पर अक्षांश का एक महत्वपूर्ण और मजबूत प्रभाव होता है, जिसके परिणामस्वरूप जलवायु में परिवर्तन होता है, जैसे कि ध्रुवीय, उष्णकटिबंधीय, समशीतोष्ण। ये जलवायु विभिन्न प्राकृतिक जैव क्षेत्र का निर्धारण करते हैं। समुद्र तल से लेकर उच्चतम बिंदु तक जंगली जीव ऊंचाई से प्रभावित होते हैं। ठीक है, ऊंचाई और अक्षांश से मौसम और ये सब चीज़ें चेंज हो जाती हैं, जलवायु वलवायु। ठीक है, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है हवा ठंडी शुष्क होती जाती है, उसी अकॉर्डिंग आपने देखा होगा जीव भी रहते हैं और उसी अकॉर्डिंग वनस्पति भी निवास करती है हमारे यहाँ। अब जैविक घटक क्या होते हैं? जैविक घटक नंबर 2, जैविक घटकों में सजीव, जैसे आपको पता होगा अजैविक में निर्जीव होते हैं और जैविक में सजीव होते हैं। ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उत्पादक, सॉरी। उत्पादक क्या होते हैं? उत्पादक स्वयंपोषी होते हैं। यह प्राथमिक उत्पादक के रूप में कौन शामिल होते हैं? प्राथमिक उत्पादक के रूप में बैक्टीरिया, शैवाल हैं। वे अपने लिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सूर्य की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल से सरल कार्बनिक और कच्चे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं और अन्य गैर उत्पादकों को प्रत्यक्ष रूप से करते हैं। ठीक है, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक मूल रूप से शाकाहारी और लकड़ी के पेड़ हैं, जबकि जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादकों में सूक्ष्मदर्शी शैवालों की विभिन्न प्रजाति होती है। ठीक है, अब उपभोक्ता क्या होते हैं? जैसे कि उपभोक्ता क्या होते हैं? उपभोक्ता होते हैं विषम पोषणोजो, यानी कि हेटरोट्रोफ्स होते हैं। उपभोक्ता यानी किसी का अपने खाना बनाने के लिए दूसरे का खाने का उपयोग करना, यानी कि हम खुद से नहीं बना देते हैं, दूसरों पे हम निर्भर करते हैं, तो उसको उपभोक्ता कहते हैं, यानी किसी चीज़ का उपभोग करने वाला। हम हमेशा उत्पादक का ही तो करते हैं, उत्पादक का हम भक्षण करते हैं, हम खाना खाते हैं, स्वयं भोजन नहीं बनाते हैं हम। और ये पेड़ पौधे जानवर, और वे पौधे जानवरों और दोनों से प्राप्त जैविक भोजन पर निर्भर रहते हैं। उपभोक्ता को दो व्यापक समूहों में विभाजित किया जाता है। बहु उपभोक्ता क्या होते हैं? वे पौधों, जानवरों और दोनों का भोजन करते हैं, उनके खाद्य स्रोतों के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता जो मुख्य रूप से पौधों पर निर्भर रहते हैं, उनका सेवन करते हैं, जैसे गाय, खरगोश, ये प्राथमिक उपभोक्ता हो गए। द्वितीयक उपभोक्ता कौन हो गए? प्राथमिक उपभोक्ता का उपभोग कर लेते हैं, उन्हें प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं, वो द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं। जैसे भेड़िया, वो गाय को भी खा सकता है। ठीक है, मतलब उपभोक्ता तो है, लेकिन वो सेकंड लेवल का है, वो गाय को खा लेता है। जो शाकाहारी होता है उसको खा लेता है। और मांसाहारी जो द्वितीयक उपभोक्ता का उपभोग करते हैं, उन्हें तृतीयक उपभोक्ता कहते हैं। यानी कि देखो, पहले आया उत्पादक, पेड़ पौधे हो गए, फिर उपभोक्ता प्रथम आया, जैसे गाय हो गई, खरगोश हो गए, ये घास खाते हैं। द्वितीय उपभोक्ता हो गए, जैसे भेड़िया हो गए, ये गाय को खा लेते हैं। फिर तृतीय लेवल के कौन हो गए? जैसे शेर, चीता, ये भेड़िया को भी खा लेते हैं। और सर्वाहारी कौन से होते हैं? मनुष्य, जो दोनों को खा लेते हैं। मनुष्य आजकल मुर्गा, मांस, मछली भी खा लेता है और साग सब्जी भी खा लेता है। लघु उपभोक्ता क्या होते हैं? लघु उपभोक्ता होते हैं मृत्योपजीवी, यानी अपघटक, जो सर्वाहारी को भी खा लें, यानी कि वो सबको खा सकते हैं। वो पेड़ को, पौधों को भी खा लेते हैं। वो प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक, तृतीयक
उपभोक्ता को भी खा लेते हैं। ठीक है, ये भी बैक्टीरिया और कवक हैं जो पौधों और सबको खा लेते हैं, मतलब ठीक है। उत्पादक अपघटन के उत्पादक जैसे अकार्बनिक पोषक तत्व जो पारिस्थितिकी तंत्र में जारी किए जाते हैं, उत्पादकों द्वारा पुनः उपयोग किए जाते हैं। इस प्रकार पुनर्नवीनीकरण किए जा सकते हैं। केंचुआ और कुछ मिट्टी के जीव डेंड्राइट्स फीडर होते हैं और कार्बनिक पदार्थों के अपघटन में मदद करते हैं। इन्हें अपघटक कहा जाता है। अपघटक मतलब वो ब्रेक कर देते हैं चीज़ों को, किसी चीज़ में अपघटन कर देते हैं, यानी उसका तोड़ देते हैं टुकड़ों में, उसको अपघटक कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र होता है प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र। प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा होता है? जैसे किरण, ठीक है। तो अब किरण हो गया जो स्थल में जंगल, घास के मैदान और रेगिस्तान होता है। स्थलीय में, जलीय में शुद्ध जल आ जाएगा, खारा जल आ जाएगा और स्थलीय जल आ जाएगा। ठीक है, ये सब चीज़ें हो जाएंगी। इकोटोन क्या होता है? संक्रमिका। क्वेश्चन आता है संक्रमिका से आप क्या समझते हैं? तो संक्रमिका ऐसा पारिस्थितिकी क्षेत्र या परिसीमा जिसमें दो या दो से अधिक पारितंत्रों का संगम होता है। उदाहरण के लिए जैसे सदाबहार वन एक पारिस्थितिकी तंत्र है ऑटोमेटिक खुद में। समुद्री और स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के बीच में पारिस्थितिकी का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब आसन्न पारिस्थितिकी तंत्र प्रणालियों के मध्य तनाव होता है। यह बहुत संकीर्ण और काफ़ी चौड़ा हो सकता है। आसन्न पारिस्थितिकी प्रणालियों के मध्यवर्ती होते हैं, इसलिए यह एक तनाव का क्षेत्र है। यह रैखिक है क्योंकि यहाँ आने वाले समुदाय में एक प्रजाति की संरचना में प्रगतिशील वृद्धि को प्रदर्शित करता है और एक दूसरे निकटवर्ती समुदाय की प्रजाति में कमी होती है। एक अच्छी तरह से विकसित पारिस्थितिकी में कुछ जीव होते हैं जो आसपास के समुदाय में पूरी तरह सीखते हैं। कभी कभी किसी भी समुदाय की तुलना में पारिस्थितिकी संख्या और कुछ पारिस्थितिक प्रजातियों की जनसंख्या घनत्व इस क्षेत्र में बहुत अधिक होती है, जब इसे किनारे का प्रभाव कहा जाता है। किनारे का प्रभाव कहा जाता है, ठीक है। उदाहरण के लिए जंगल और रेगिस्तान के बीच संक्रमिका की मिश्रित निवास स्थान में पक्षियों का घनत्व अधिक होता है। संक्रमिका ये होता है मतलब जैसे कि दो पारिस्थितिकी अलग अलग हो गए, उनके बीच की को जोड़ने वाली जो कड़ी होती है उसे संक्रमिका कहते हैं, ठीक है। फिर ये हो गया, इसको पढ़ लो, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। निवास मतलब उनकी वो दे रखी हैं, निवास क्या होते हैं, जहाँ पर वह रहता है। खाग आला मतलब क्या खाती है, विघटित करती है। प्रजनन, टैगा क्या होते हैं? टैगा उत्तरी यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका टुंड्रा की तुलना में मध्यम तापमान इसे बोरियल जंगल के रूप में देखा जा सकता है। सबसे अधिक पाई जाने वाली वनस्पति शंकुधारी सदाबहार वन होते हैं। शंकुधारी सदाबहार वन क्यों होते हैं? क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्रों में होते हैं, ठंडे इलाकों में होते हैं, ठीक है। ज़्यादातर चीड़ और फर होते हैं। जीवों में छोटे बीज खाने वाले पक्षी, बाज, फर आदि यहाँ पाए जाते हैं। समशीतोष्ण क्या होता है? समशीतोष्ण होता है पर्णपाती वन। समशीतोष्ण पर्णपाती वन क्या होते हैं? मध्य और यूरोप, दक्षिणी यूरोप, पूर्वी उत्तरी यूरोप, पूर्वी उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी चीन, जापान, न्यूजीलैंड आदि तक विस्तृत होता है समशीतोष्ण पर्णपाती वन। औसत मध्यम तापमान और प्रचुर मात्रा में वर्षा यहाँ पर होती है। यह आमतौर पर पृथ्वी का सबसे अधिक उत्पादन वाला कृषि क्षेत्र है। ये इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है कि
समशीतोष्ण के बारे में यूपीएससी के पेपर में वन लाइनर में दे दें कुछ भी। समशीतोष्ण पर्णपाती वन की क्या पहचान है, तो कहाँ पाए जाते हैं, तो चीन, जापान, न्यूजीलैंड आदि पूर्वी उत्तरी अमेरिका में और दक्षिण में भी पाए जाते हैं। और कृषि के लिए सबसे अच्छा इलाका कौन सा है, तो समशीतोष्ण पर्णपाती वन होते हैं। वनस्पतियों में बीच, ओक, मेपल और चेरी जैसे वृक्ष शामिल हैं। मतलब यहाँ पे वृक्ष चेरी पाई जाती है, ओक और मेपल आदि यहाँ पाया जाता है। जानवर कौन से होते हैं, कशेरुकी और अकशेरुकी दोनों होते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षावन क्या होते हैं, भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो जनजीवन से बचा हुआ है, उच्च तापमान और उच्च वर्षा जहाँ होती है वहाँ उष्णकटिबंधीय वर्षावन होता है। ठीक है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन पृथ्वी की तरह की सतह का लगभग 7% और दुनिया के 40% पौधे और पशु प्रजातियाँ यहाँ पाई जाती हैं। चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार वृक्ष यहाँ पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ बारिश ज़्यादा होती है और सूर्य की गर्मी भी ज़्यादा होती है, तो चौड़े चौड़े पत्ते और हरे हरे खूब घने घने बन ज़्यादा पाए जाते हैं यहाँ पे। अधिकांश जानवर और पौधे जो किसी अन्य पौधों पर हानि रहित रूप से बढ़ता है, मंडप और पेड़ की शीर्ष क्षेत्रों में केंद्रित होता है। एपीफेटिक पौधे कहलाते हैं। सवाना वन क्या होता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र सवाना अफ्रीका में सबसे अधिक विस्तृत रूप में फैला हुआ है। सवाना कहाँ है, अफ्रीका में सबसे ज़्यादा फैला हुआ है सवाना उष्णकटिबंधीय क्षेत्र अफ्रीका में फैला हुआ है। यहाँ घास के साथ बिखरे पेड़, तुरंत आग लगने वाली कांटेदार झाड़ियाँ भी यहाँ पाई जाती हैं। ठीक है, सवाना यहाँ हो गया, हाँ अफ्रीका में है। दक्षिण में ज़्यादा है ये। जीवों में मृगों और ब्राउज़र की एक महान विविधता यहाँ पे शामिल है। मृग, भैंस यहाँ पाए जाते हैं। जैबरा, हाथी, गैंडा यहाँ पाया जाता है अफ्रीका में। मांसाहारी शेर, चीता, लकड़बग्गा टाइप पाए जाते हैं। घास के मैदान भी आते हैं। घास के मैदान क्या होता है, उत्तरी अमेरिका, यूक्रेन आदि क्षेत्र में घास का मैदान पाया जाता है। कम वर्षा के कारण समशीतोष्ण स्थिति होती है, और समशीतोष्ण स्थिति होगी यानी कि जो ऊपर बताया था वो कंडीशन हो जाएगी, ये याद रखना। वनस्पति पर घास हावी हो जाती है, यानी कि सब जगह घास ही घास फैली होती है। जीवों में बिसन, मिरग, बेसी ये सब चीज़ें पाई जाती हैं यहाँ पे। ठीक है, पढ़ लेना। रेगिस्तान अंतः महाद्वीपीय, कम आर्द्रता के साथ छिटपुट और बहुत कम वर्षा के साथ दिन बहुत गर्म और अधिक ठंडी रातें होती हैं यहाँ पे रेगिस्तान में, है ना। वनस्पति सूखी कटीली होती है यहाँ पे। कैक्टस और यूफ्रोबियस, सैजब्रस आदि यहाँ पे प्रजातियाँ यानी वनस्पति पाई जाती हैं। और जीव जंतु में सरीसृप पाए जाते हैं, स्तनधारी पक्षी और ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। क्षेत्र कौन से होते हैं, जैव क्षेत्र। जलीय प्रणालियों को जैव क्षेत्र नहीं कहा जा सकता। विभिन्न जलीय क्षेत्रों के बीच मुख्य अंतर यानी कि लवणता उनमें डिपेंडेंट होती है। पानी में पोषक तत्वों का स्तर देखा जाएगा, पानी का तापमान देखा जाएगा, सूरज की रोशनी, गहराई देखी जाएगी, ये सब चीज़ें फैक्टर काम करते हैं। ताज़ा जल पारिस्थितिकी तंत्र को लोटक या लैंटिक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। लैंटिक क्या होता है ये गूगल पर सर्च करना, ये इनमें शॉर्ट दे रखा है ना, तो इस टाइप में चीज़ों को बताने के लिए है। समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र इसमें डिपेंड करता है। मुहाना मतलब किसी चीज़ की, जैसे तटीय खाड़ी हो गई, नदी का मुहाना, ज्वार के दलदल मुहाने का निर्माण होता है इन सब चीज़ों से। मुहाने में नदियों का ताज़ा पानी समुद्र के पानी में मिलता है और दोनों ज्वार की क्रिया द्वारा मिश्रित होते हैं। आसान नदी या समुद्र की तुलना में मुहाने अत्यधिक उत्पादक होते हैं। फिर पृथ्वी का एक हिस्सा जहाँ जीवन मौजूद हो सकता है। वायुमंडल, तापमान, वायु, जलमंडल, जल, स्थलमंडल एकीकृत और पारस्परिक क्रिया क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। समुद्र की सतह से नीचे
2000 मीटर और समुद्र की तल से लगभग 6000 यानी कि 20,000 फीट के बीच जलमंडल में जीवन प्रचुर मात्रा में रहते हैं। मतलब जलमंडल में भी जीव रह सकते हैं। जैसे उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के बीच में भी ध्रुवों के अंतिम पर जीवन अनुपस्थित है, यानी कि उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर जीवन नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर वृक्ष नहीं होते और क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर बहुत लो होता है। कई फैक्टर काम करते हैं। जीवित जीवों को पूरे जीवमंडल में समान रूप से वितरित नहीं किया जा सकता। मतलब ये नहीं कि यहाँ पे भारत में रह रहे हैं लोग तो तुम सोचो कि उतनी जनसंख्या उतनी प्रॉपर तरीके से पेड़ पौधे भी अलग अलग जगह रह लें, तो वो पॉसिबल नहीं है। पारिस्थितिकी तंत्र का कार्य क्या है? ऊर्जा का प्रवाह करती है पारिस्थितिकी तंत्र। ऊर्जा सभी उपापचय गतिविधियों के लिए जिम्मेदार मूल बल है। किसी चीज़ में ऊर्जा नहीं होगी या ऊर्जा का एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण नहीं होगा तो चीज़ें बढ़ेंगी नहीं। उत्पादक से शीर्ष उपभोक्ताओं तक ऊर्जा के प्रभाव को ऊर्जा प्रवाह कहा जाता है, जो कि अप्रत्यक्ष है। ऊर्जा पौष्टिकता स्तरों के माध्यम से बहती है। उत्पादन के बाद से पौष्टिक स्तरों तक प्रत्येक पौष्टिकता स्तर पर अनुपयोगी गर्मी के रूप में कुछ ऊर्जा का नुकसान हो जाता है। मतलब जैसे इस टाइम यहाँ पे दिल्ली का टेम्परेचर है 44-45, तो ये आवश्यकता के से ज़्यादा ही है। पौष्टिकता स्तर सहभागिता का प्रकार, इसमें 3 प्रकार की सहभागिता होती है। जैसे पहला है खाद्य श्रृंखला, ठीक है, पहली खाद्य श्रृंखला, दूसरी खाद्य जाल, फिर तीसरी पारिस्थितिकी स्तंभ। तो इन तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे। ये इकोनॉमिक्स या एनवायरनमेंट का इम्पोर्टेंट टॉपिक आ जाते हैं, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल और पारिस्थितिकी स्तंभ। इससे ऐसे माइनर क्वेश्चन आते हैं, बच्चे उसी को नहीं कर पाते हैं, कॉन्सेप्ट सही से क्लियर नहीं होता। तो आज हम उसी चीज़ पर बात करेंगे, खाद्य श्रृंखला क्या होती है। एक खाद्य श्रृंखला उत्पादक के साथ शुरू होती है और शीर्ष मांसाहारी पर समाप्त हो जाती है, ठीक है। यानी कि खाने की श्रृंखला है ये। खाया और खाए जाने का क्रम खाद्य ऊर्जा के स्थानांतरण का उत्पादन करता है, इसे ही खाद्य श्रृंखला कहते हैं। मतलब कौन किसको खाता है और लास्ट तक, जैसे उत्पादक से लेके उपभोक्ता के तृतीय और अपघटक तक जो सीरीज बनती है उसको ही खाद्य श्रृंखला कहते हैं, ठीक है। ग्रेजिंग खाद्य श्रृंखला, जो उपभोक्ता पौधों और पौधों के हिस्से को अपने भोजन के रूप में उपयोग करते हैं, उन्हें खाद्य श्रृंखला उन्हीं से शुरू होती है, ठीक है। इस खाद्य श्रृंखला के आधार पेड़ पौधों से शुरू होती है और प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होते हैं, जैसे आपको पता होगा। उदाहरण के लिए स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में घास को तिलचट्टे के द्वारा खाया जाता है, जिसे छिपकली द्वारा खाया जाता है, और छिपकली को सांप द्वारा खाया जाता है। ये एक सीरीज हो गई। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में पादप पिलवक को जू प्लैंकटन द्वारा खाया जाता है और जू प्लैंकटन को मछलियों द्वारा खाया जाता है और मछलियों को बत्तख के द्वारा खाया जाता है। मतलब ये क्या हो गई, ये प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होते हैं, मतलब उनके अकॉर्डिंग एक दूसरे को खा रहे हैं। तो यही पारिस्थितिकी तंत्र है, यही श्रृंखला है, ठीक है। अपरदी खाद्य श्रृंखला क्या होती है? खाद्य श्रृंखला जानवरों और पौधों के शरीर को मृतक कार्बनिक पदार्थों के क्षय करने से शुरू होती है और क्षय पदार्थों को खाने वाले जीव अपरदनकारी, अपरदाहारी या अपघटक कहते हैं। खाद्य श्रृंखला समझ गए? अपरदी खाद्य श्रृंखला क्या होता है? इन दो खाद्य श्रृंखलाओं के बीच अंतर पहले स्तर के उपभोक्ताओं के लिए ऊर्जा का स्रोत, ठीक है। खाद्य जाल क्या होता है? एक खाद्य जाल
एक पारिस्थितिकी तंत्र में पौधों के बीच ऊर्जा और पोषक तत्वों के सभी संभावित स्थानांतरण को बताता है। यदि एक खाद्य श्रृंखला भोजन के प्रत्येक एक भाग के बारे में बताती है। ठीक है, अब पारिस्थितिकी स्तंभ क्या होता है? आरेखीय रूप में पौष्टिकता स्तरों के चरणों को कहा जाता है। खाद्य उत्पादक स्तंभ का आधार बनता है जो शीर्ष मांसाहारी शीर्ष पर बनता है। स्तंभ में कई क्षैतिज पट्टियां होती हैं जो विशिष्ट पौष्टिकता स्तर को दर्शाती हैं, जो प्रथम उत्पादक स्तर को क्रमिक रूप से शाकाहारी और मांसाहारी के आदि तक छोड़ देते हैं। प्रत्येक पट्टी की लंबाई मतलब वो स्तर जो बनाया जाता है वो सब बताया है। पारिस्थितिकी स्तंभ का प्रकार उसे 3 प्रकार से बांटा गया है। मतलब बहुत डीप है पारिस्थितिकी चैप्टर को इसमें दिया है, वरना और बुक्स में तो आपने देखा होगा पारिस्थितिकी को कुछ ही एक ही पेज पे निपटा के ख़त्म कर देते हैं। पारिस्थितिकी स्तंभ को 3 भागों में बांटा गया है। संख्याओं का स्तंभ, जैव भार का स्तंभ और ऊर्जा और उत्पादकता का स्तंभ। तो संख्याओं का स्तंभ क्या है? यह प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादकों और विभिन्न स्तरों के उत्पादकों के बीच संबंधों के माध्यम से संबंधित है। आकार और जैव भार के आधार पर संख्याओं का स्तंभ हमेशा सीधा नहीं हो सकता, यह पूरी तरीके से उल्टा भी हो सकता है। मतलब क्वेश्चन आ गया कि संख्याओं का स्तंभ सीधा होता है, तो आप बता दोगे कि सीधा भी हो सकता है उल्टा भी हो सकता है, ऐसा कंफर्म नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें वन लाइनर में आती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, कुछ भी दे सकता है यूपीएससी। तो संख्याओं का अगर स्तंभ सीधा है तब क्या है? इस स्तंभ में व्यक्तियों की संख्या निचले पौष्टिक स्तर से घटकर उच्च पौष्टिक स्तर तक हो जाती है। इस प्रकार का स्तंभ घास के मैदान के पारिस्थितिकी तंत्र में देखा जा सकता है। ठीक है, और संख्याओं का उल्टा स्तंभ क्या होता है? इस स्तंभ में व्यक्तियों की संख्या निचले पौष्टिक स्तर से बढ़कर उच्च पौष्टिक स्तर तक पहुंच जाती है। ये उल्टा स्तंभ होता है। एक जंगल में गिनती के लिए बड़े उत्पादकों की एक छोटी संख्या होगी, जैसे कि बड़े पेड़ों की संख्या में कुछ कम स्तंभ के आधार को प्रतिनिधित्व करेगा और आश्रित शाकाहारी जीव जैसे कि पक्षी अगले उच्च पौष्टिक स्तर का, जिसका अनुपालन अगले स्तर के परजीवियों द्वारा किया जाएगा, उच्च पौष्टिक स्तर पर होने वाले हाइपर परजीवी संख्या में उच्च का प्रतिनिधित्व करते हैं। संख्याओं का स्तंभ इस तथ्य को ध्यान में नहीं रखता है कि प्रत्येक पौष्टिकता स्तर में गिने जाने वाले जीवों का आकार अलग अलग हो सकता है। संख्या का स्तंभ क्या होता है? संख्या का स्तंभ एक पारिस्थितिकी तंत्र के लिए पौष्टिक संरचना को पूरी तरह से परिभाषित नहीं करता है। संख्या का स्तंभ तो मतलब इसने बता दिया कि ये पूरी तरीके से परिभाषित नहीं करता है। तो जैव भार का स्तंभ क्या होता है, ये देखें हम। जैव भार का स्तंभ क्या होता है? इस स्तंभ में प्रत्येक पौष्टिकता स्तर के व्यक्तियों को गिने जाने के बजाय तोला जाता है, क्योंकि भार लिया था जैव भार। यह हमें जैव भार का एक स्तंभ देता है, अर्थात किसी विशेष समय में प्रत्येक पौष्टिकता स्तर पर सभी जीवों का कुल सूखा वजन लिया जाता है। जैव भार को G/M2 में पाया जाता है। मतलब जैव भार को किस में हम कर सकते हैं, इसका क्या मापक होगा? तो G/M2 में पाया जाता है। ऊर्ध्व स्तंभ होता है इसका और उल्टा स्तंभ होता है। तो ऊर्ध्व स्तंभ भूमि पर अधिकांश पारिस्थितिकी तंत्रों के लिए जैव भार के स्तंभ के शीर्ष पर छोटे पौष्टिक स्तर के आधार के साथ प्राथमिक उत्पादकों का एक बड़ा आधार है। उल्टे स्तंभ कई जैविक पारिस्थितिकी तंत्रों में जैव भार के स्तंभ एक उल्टे रूप में भी हो सकते हैं। ठीक है, अब ऊर्जा स्तंभ था इसका। तो ऊर्जा स्तंभ क्या होता है? पारिस्थितिकी तंत्र में पौष्टिकता स्तरों के कार्यात्मक भूमिकाओं की तुलना के लिए एक ऊर्जा स्तंभ सबसे उपयुक्त है। एक ऊर्जा स्तंभ
ऊष्मागतिकी के नियमों को दर्शाता है। प्रत्येक पौष्टिकता स्तर पर और सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊष्मा ऊर्जा में उस रूपांतरण के साथ और प्रत्येक पौष्टिकता स्तर पर प्रत्येक ऊर्जा पर ऊर्जा के नुकसान का चित्रण किया जाता है। इसलिए स्तंभ हमेशा ऊपर की ओर होता है, जिसके कारण आधार में एक उच्च ऊर्जा होती है, जिसके आधार पर उच्च ऊर्जा होती है और ऊंचाई पर लो ऊर्जा होती है। इसका स्तंभ सीधा होता है। पौष्टिकता, पोषक और पौष्टिकता स्तर। इन प्रदूषकों के गमन में दो मुख्य अभिक्रियाएं शामिल हैं। वो कौन सी मुख्य अभिक्रियाएं हैं? मतलब पोषक और पौष्टिकता स्तर, दो प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। बायोमैग्निफिकेशन होता है, इसमें प्रदूषकों की प्रवृत्ति पर ध्यान केंद्रित करता है, क्योंकि यह ट्रैफिक स्तर से अगले तक चलते जाते हैं। एक खाद्य श्रृंखला में एक लिंक से दूसरे में प्रदूषक की एकाग्रता में वृद्धि होती है। बायो मैग्निफिकेशन के होने के लिए प्रदूषक होना चाहिए, लंबे समय तक रहने वाला होना चाहिए, मोबाइल जैसे कि वसा में घुलनशील होना चाहिए और जैविक रूप से सक्रिय होना चाहिए, तब बायो मैग्निफिकेशन हो सकता है। यदि एक प्रदूषक जैविक क्रिया में सक्रिय नहीं है तो बायोमैग्राइज हो सकता है, लेकिन हम वास्तव में इसके बारे में ज़्यादा चिंता नहीं करते हैं, क्योंकि यह संभवतः किसी भी समस्या का कारण नहीं होगा, जैसे कि DDT। ठीक है, बायोमैग्निफिकेशन क्या होगा उसके बारे में आप पढ़ चुके हैं। वो दो टाइप थे, तो जिसमें पहला टाइप है जैव संचयन। प्रदूषक खाद्य श्रृंखला में कैसे प्रवेश करते हैं, यह इसके बारे में बताता है। यानी जो प्रदूषक होंगे उस खाद्य श्रृंखला आप जान गए, मतलब लो स्तर से मांसाहारी तक पहुंच जाते हैं, तो वही खाद्य श्रृंखला होता है। तो वो उस श्रृंखला में प्रदूषक कैसे प्रवेश करते हैं उसे जैव संचयन कहते हैं। यह इसके बारे में बताता है। एक खाद्य श्रृंखला में पर्यावरण से पहले जीव के प्रदूषक की एकाग्रता में वृद्धि हुई है। अब जैव आवर्धीकरण क्या होता है? जैव आवर्धीकरण है प्रदूषकों की प्रवृत्ति पर ध्यान केंद्रित होता है, क्योंकि वे एक पोषक स्तर से अगले पोषक स्तर पर चलते हैं। जैव आवर्धीकरण एक खाद्य श्रृंखला में एक स्रोत से दूसरे में प्रदूषक की एकाग्रता में वृद्धि होती है। जैव आवर्धनीकरण होने के लिए प्रदूषक होना चाहिए, लंबे समय तक जीवित रहने वाला, संचरण करने वाला, वसा में घुलनशील और जैविक रूप से सक्रिय है। यदि एक प्रदूषक जैविक रूप से सक्रिय नहीं है तो यह जैव आवर्धन हो सकता है, लेकिन यह वास्तव में इसके बारे में ज़्यादा चिंता नहीं करते हैं, क्योंकि DDT है, जैसे आपने अभी कुछ देर पहले बताया था। जैविक समुदाय के जीवों के मध्य अंतः प्रक्रिया एक पूरे रूप में पारिस्थितिक तंत्र के अस्तित्व की ओर कामकाज के लिए मौलिक है। अब आगे जैविक समुदाय के मध्य अंतः प्रक्रिया के प्रकार। तो पहला है सहोपकारिकता, ये इम्पोर्टेंट है। जैसे आपने देखा होगा सहभाजित या सहभोजित, परोपकारी कैसे कहते हैं, सहभोजिता कहते हैं, समपोषी, स्वयपोषी, सहोपारिकता क्या कहते हैं। ये छोटे एग्जाम में भी बहुत टाइप्स आता है, तो इसी में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पहला है सहोपकारिता दोनों प्रजातियों को फायदा होगा। सहोपकारिता में यानी कि सह और उपकारिता, यानी एक दूसरे का उपकार कर रहे हैं एक दूसरे के लिए, तो सहोपकारिता दोनों प्रजातियों को उससे फायदा होगा। जैसे उदाहरण के लिए परागण परस्परता में, जैसे एक पौधा दूसरे पौधे से परागण ले लेता है तो दोनों का निषेचन होकर और दोनों के फल निकल आते हैं, तो ये सहोपकारिता हो गई। परागण को
भोजन मिलता है और पौधों का पराग के लिए अन्य फूलों में स्थानांतरित हो जाता है। तो ये सहोपकारिता की प्रोसेस हो जाएगी। सहभोजिता क्या है? सहभोजिता एक प्रजाति सहभोजिता हो गई, एक प्रजाति को लाभ होता है लेकिन दूसरे को लाभ नहीं होता, ना दूसरे को लाभ हो और ना हानि हो, तो सहभोजिता हो गई। एक प्रजाति को लाभ होता है और दूसरी प्रजाति को न लाभ है न हानि है, तो उसको सहभोजिता हो गई। जैसे कि आपने देखा होगा गाय का गोबर भ्रंशों को भोजन और आश्रय प्रदान करता है और भ्रंशों का गायों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है। प्रतिस्पर्धा क्या होते हैं? अन्य प्रक्रिया में दोनों प्रजातियों को नुकसान होता है। अंतः प्रक्रिया में यानी प्रतिस्पर्धा में दोनों को नुकसान होता है। उदाहरण के लिए यदि दो प्रजातियां एक ही भोजन खाती हैं तो दोनों के लिए पर्याप्त नहीं होगा, उसके प्रतिस्पर्धा होगी। ठीक है। जैसे कि गाय भी घास खाती है और भैंस भी घास खाती है, गधा भी घास खाता है। अब वो आपस में पास में खड़े हुए हैं, एक छोटा सा मैदान है, 3 लोग आ गए खाने को, तो जाहिर सी बात है वो दोपहर तक ख़त्म कर देंगे। तो यह प्रतिस्पर्धा हो जाएगी। हालांकि गधा या भैंस या गाय उसको अकेले अकेले खाती तो कई दिन खा सकते थे, है कि नहीं। अब परजीवी या परभक्षी क्या होता है? परजीवी एक प्रजाति को लाभ होता है और दूसरी को नुकसान होता है, उसके परजीवी कहते हैं, परिभक्षी कहते हैं। जैसे कि शिकार जब होता है, शिकारी एक मछली मारता है और एक शिकार एक मछली मारती है और खाती है। अच्छा, जैसे एक प्रजाति को लाभ होता है दूसरे को नुकसान होता है, ये परजीवी हो गया। परजीवी मतलब दूसरे पर, जैसे मछली होती है, आपने देखा होगा मछली समुद्र में होती है बड़ी मछली, छोटी मछलियों को खाती है, तो वही हिसाब है। और परजीवी बात क्या होता है? खून चूसने से टिकलाभ, खून की कमी से पोषता को नुकसान। जैसे कि आपने देखा मच्छर परजीवी है, मच्छर परजीवी का सबसे अच्छा उदाहरण है। गाय भैंस या इंसानों को काट लेता है, खून चूस लेता है, तो हमें इससे फ़ायदा थोड़ी है, हमें तो नुकसान है, लेकिन उसको फ़ायदा है क्योंकि वो जिंदा रहता है। तो यही परजीवी है। असहभोजिता, एक प्रजाति को नुकसान होता है, दूसरा अप्रभावित होती है, ये असहभोजिता हो गया। उदाहरण के लिए एक बड़ा पेड़ और एक छोटे पेड़ को छाया देता है, छोटे पेड़ की वृद्धि को रोक देता है और बड़े पेड़ पर छोटे का कोई प्रभाव नहीं होता है, इसको असहभोजिता कहेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा बड़े पेड़ के नीचे छोटे पेड़ हो जाते हैं तो वो खराब हो जाते हैं, मतलब उनकी प्रोग्रेस रुक जाती है। तटस्थता क्या हो गया? तटस्थता किसी भी प्रजाति को कोई शुद्ध लाभ या हानि नहीं होती। शायद अंतरा विशिष्ट अंतर प्रक्रिया में प्रत्येक साथी द्वारा अनुभव की जाने वाली लागत और लाभ बिल्कुल समान होते हैं ताकि वे शून्य पर योग करें। अब जैव रासायनिक प्रक्रिया क्या होती है? तत्व या खनिज पोषक तत्व हमेशा निर्जीव से सजीव की ओर अग्रसर होते हैं। ठीक है। जैव रासायनिक चक्र जो होता है निर्जीव से सजीव की ओर अग्रसर होते हैं और फिर पारिस्थितिकी तंत्र को के गैर जीवित घटकों में वापस आ जाते हैं। इस पुनरागमन को के प्रारूप को जैव रासायनिक चक्र कहते हैं। ठीक है। कोई कहते हैं जैव रासायनिक चक्र कहाँ से स्टार्ट होता है? सजीव से निर्जीव की ओर, तो आपको पता होगा कि निर्जीव से सजीव की ओर होता है। ठीक है। जीवन के लिए जैव, वायुमंडल के लिए भू। ठीक है। जैव रासायनिक चक्र हो गया। जैव रासायनिक चक्र में पोषक चक्र आ गया पहला। पोषक चक्र क्या है उसके लिए पढ़ो। पोषक चक्र, पोषक तत्व चक्र एक अवधारणा है जो बताता है कि पोषक तत्व भौतिक वातावरण से जैविक जीवों में कैसे स्थानांतरित होते हैं और बाद में भौतिक वातावरण में पुनर्नवीनीकरण किए जाते हैं। यह जीवों के लिए आवश्यक होते हैं और यह किसी भी क्षेत्र की पारिस्थितिकी का महत्वपूर्ण कार्य हैं। किसी भी विशेष वातावरण में रह लेते हैं। अपने जीव को निरंतर तरीके से बनाए रखने के लिए पोषक चक्र को संतुलन और
बनाए रखना चाहते हैं। ये पोषक चक्र ये होता है सब। पोषक चक्र के प्रकार हो गए पूर्ण चक्र, अपूर्ण चक्र। ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे हिसाब से। ये एक सिंपल छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको पता होगा। ठीक है, गैसीय चक्र क्या हो गया, जहाँ जहाँ जलाशय, वायुमंडल और जलमंडल है उस गैसीय चक्र होगा। अपसादी चक्र जहाँ पृथ्वी की पपड़ी होती है। जैव रासायनिक चक्र, जैव रासायनिक चक्र यानी रसायन जिसमें कि गैसीय चक्र हो गया। तो जल चक्र हो गया यानी कि हाइड्रोलॉजिक हो गया। जैव रासायनिक चक्र समझ गए, निर्जीव से सजीव की ओर होता है। और गैस चक्र यानी कि हाइड्रोलॉजिकल हो गया। जल विज्ञान, पानी का निरंतर संचयन होता है और सौर ऊर्जा से संचालित होती है। बाष्पीकरण, उत्सर्जन, ये सब जैव रासायनिक चक्र हो गया। अब्बा अब सबसे इम्पोर्टेंट है ये चक्र आ गए, यहाँ से स्टार्ट होता है कार्बन चक्र। कार्बन चक्र क्या होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसे अगर क्वेश्चन आ जाता है, अगर नहीं पढ़ा होता है तो दिक्कत हो जाती है और मतलब चीज़ें खराब हो जाती हैं। कार्बन चक्र है, जैसे कि मैं ओवरव्यू दे दूं। कार्बन चक्र एक ऐसी चीज़ होती है जैसे कि हम कार्बन एक स्थान से यानी कि एक प्राणी से दूसरे प्राणी, दूसरी प्रजाति से तीसरी प्रजाति, यानी कि उस कार्बन का आसमान में भी चला जाएगा लेकिन फिर से ज़मीन पर आ जाएगा और फिर ज़मीन से आसमान पर, मतलब एक प्रकार से पहिया से घूम रहा है। तो उसी उसी को चक्र कहते हैं। कार्बन चक्र यानी कि कार्बन का एक दूसरी जगह स्थानांतरण यानी चक्र घूमना उसका भी, यानी नष्ट नहीं होगा। कार्बन इधर से उधर घूमता रहेगा। जैसे किसी जगह में कार्बन नहीं है तो वहाँ कैसे पहुँचेगा कार्बन, तो अलग चीज़ों द्वारा पहुँचेगा जाएगा। इसी चीज़ को कार्बन चक्र कहेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड के बिना जीवन का अस्तित्व नहीं हो सकता, क्योंकि यह पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कार्बोहाइड्रेट के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। यह वह तत्व है जो कोयले और तेल से लेकर डीएनए यौगिक को आनुवांशिक देखभाल करता है और सभी कार्बनिक पदार्थों को सहारा देता है। कार्बन चक्र में वायुमंडल में जीवों के बीच कार्बन का निरंतर आदान प्रदान होता है। वायुमंडल में कार्बन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा हरे पौधों में चला जाता है और यह फिर जानवरों में श्वसन और अपघटन कार्बनिक मतलब अलग प्रक्रियाओं वातावरण में वायुमंडल में जाता है। जैसे कि तुमने देखा जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं पौधे, यानी कार्बन ले लिया पौधों ने, कहाँ से, वायुमंडल से। अब हम इंसान हो गए तो हम इंसान पौधों को खाते हैं। पौधों को जब खा लोगे तो उनके अंदर ऑलरेडी कार्बन है, तब वो हमारे अंदर मच जाएगा। अब हम उस कार्बन को सांस के द्वारा छोड़ के वायुमंडल फिर से छोड़ देंगे। ठीक है, तो इस टाइप में कार्बन इधर से उधर घूमता रहता है। अब ये नाइट्रोजन चक्र हो गया। नाइट्रोजन कैसे कैसे घूमता होगा उसके बारे में बताया है। आपको पता होगा नाइट्रोजन प्रोटीन में भी होता है। यह प्रोटीन का एक आवश्यक घटक है और सभी जीवित ऊतकों में एक बुनियादी निर्माण खंड है। यह सभी प्रोटीन के वजन में 16% बनता है। ठीक है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की एक अक्षय आपूर्ति है, लेकिन अधिकांश जीवित जीवों द्वारा इसे इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। पौधों द्वारा लिया जा सकता है इससे पहले कि अमोनिया नाइट्राइट और नाइट्रेट्स में परिवर्तित हो जाए। नाइट्रोजन उससे पहले ले लो, क्योंकि ये नाइट्रोजन नाइट्रेट में हो जाएगा ना। अमोनिया में NH3 होता है तो N उसमें चला जाएगा, तो उससे पहले से पौधे ले लें। पृथ्वी पर 3 अलग अलग तरीक़ों से यह पाया जाता है, नाइट्रोजन चक्र मतलब कंप्लीट हो सकता है। जैसे कि सूक्ष्म जीवों में बैक्टीरिया, नीले हरे शैवाल में भी नाइट्रोजन होता है। मनुष्यों द्वारा औद्योगिक प्रक्रियाओं उर्वरक कारखानों का उपयोग करके नाइट्रोजन इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा NPK पड़ती है, अमोनिया खाद पड़ती है उसमें। ठीक है, यूरिया पड़ती है तो यूरिया में नाइट्रोजन होता है। यूरिया क्या होता है, NH2CO NH2। वायुमंडलीय घटनाओं के द्वारा कैसे होता है। वायुमंडलीय घटना जैसे आकाशीय बिजली द्वारा एक सीमित सीमा तक, अच्छा, औद्योगिक प्रक्रिया के माध्यम से, मनुष्यों
द्वारा निर्धारित नाइट्रोजन की मात्रा प्राकृतिक चक्र द्वारा निर्धारित राशि से अधिक हो गई है आजकल, इसलिए दिक्कत हो रही है। प्रकृति जितना नाइट्रोजन तय करेगी उतना ही तो करोगे, और उससे ज़्यादा लोग औद्योगिक तरीके से अमोनिया बना रहे हैं या नाइट्रोजन बना रहे हैं, और नाइट्रोजन को ज़मीनों में डाल रहे हैं, पौधों में बना रहे हैं, अपनी चीज़ों के लिए, अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं। तो ये सब हानिकारक, आने वाला टाइम में ये चक्र बढ़ जाएगा। नाइट्रोजन चक्र कम हो जाए, नाइट्रोजन की कमी हो जाए तब भी दिक्कत है, और ज़्यादा हो जाए तब भी दिक्कत है। ठीक है, नतीजन नाइट्रोजन एक प्रदूषक बन गया है ज़्यादा होने से। ठीक है, हालांकि इसके लिए संतुलन बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो चीज़ें हो नहीं रही हैं। ये चक्र हैं जैसे कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, इन्हीं चक्रों में अगर असंतुलन हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी हर किसी को। इसे अम्लीय वर्षा और कुछ जीव, सूक्ष्म जीव अमोनिया आयनों और वायुमंडल में नाइट्रोजन को ठीक करने में सक्षम हैं। इनमें मुक्त जीवित नाइट्रेजिंग बैक्टीरिया और फलीदार पौधों, सहजीवी बैक्टीरिया के साथ रहने वाले सहजीवी नाइट्राइजिंग बैक्टीरिया शामिल हैं, जो मतलब नाइट्रोजन को के लेवल बनाए रहते हैं थोड़ा सा। गैर फलीदार पौधों की गांठ जैसे राइजोबियम के साथ साथ नीले हरे शैवाल में नाइट्रोजन होता है। गैर फलीदार पौधों की गांठ में भी नाइट्रोजन होता है। अमोनिया आयनों को सीधे कुछ पौधों द्वारा नाइट्रोजन के स्रोत के रूप में लिया जाता है। मतलब ये बता रहे हैं कि नाइट्रोजन कैसे कैसे घूम रहा है सब जगह। नाइट्रोसैमाइंग बैक्टीरिया के द्वारा अमोनिया का नाइट्राइट में परिवर्तन को बढ़ावा देते हैं। बाद में नाइट्राइट बैक्टीरिया के द्वारा नाइट्रेट में परिवर्तित हो जाता है। मिट्टी में बैक्टीरिया द्वारा संश्लेषित नाइट्रेट्स को पौधों द्वारा लिया जाता है और जिसे अमीनो अम्ल में परिवर्तित किया जाता है, जो प्रोटीन के निर्माण खंड हैं। ये तब पारिस्थितिकी तंत्र के उच्च पौष्टिक स्तरों में गुजरते हैं। उत्सर्जन के दौरान सभी जीवों की मृत्यु पर अमोनिया नाइट्रोजन के रूप में मिट्टी में फिर वापस आ जाता है। देखो ये है नाइट्रोजन चक्र। मिट्टी के नाइट्रेट की कुछ मात्रा पानी में अत्यधिक घुलनशील होने के कारण सतह के अवभाव और भूजल के द्वारा ले जाने वाले तंत्रों में खो जाती है। मिट्टी के साथ साथ महासागरों में सभी डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जैसे कि स्यूडोमोनास होते हैं, जो नाइट्राइट्स को नाइट्रोजन में बदल देते हैं और नाइट्रोजन वायुमंडल की ओर चली जाती है, चक्र पूरा करती है। समय समय पर गरज के साथ वायुमंडल में गैसीय नाइट्रोजन को अमोनिया और नाइट्रेट्स में परिवर्तित हो जाता है और अंततः वर्षा के माध्यम से पृथ्वी की सतह तक नाइट्रोजन फिर पहुंच जाता है। अब अपसादी चक्र या तलछटीकरण चक्र में आपको पहला मिलेगा, यानी अपसादी चक्र में 3 टाइप के चक्र होते हैं, फास्फोरस, कैल्शियम और मैग्नीशियम चक्र। अब फास्फोरस चक्र में क्या होता है, फास्फोरस घूमेगा इधर से उधर। ठीक है, तो फास्फोरस जलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों और पानी की गुणवत्ता में एक अहम भूमिका निभाता है। आपने देखा होगा फास्फोरस भी वाटर में फिल होता है। फास्फोरस की बड़ी मात्रा में फास्फेट चट्टानों में एक खनिज के रूप में होता है और कटाव और खनन गतिविधियों में चक्र में प्रवेश करता है। यह पोषक तत्वों को झीलों में निहित और मुक्त तैरने वाली सूक्ष्म जीवों की अत्यधिक वृद्धि का मुख्य कारण माना जाता है। फास्फोरस का मुख्य भंडारण का पृथ्वी की पपड़ी में है। भूमि पर फास्फोरस आमतौर पर फास्फेट के रूप में पाया जाता है। अपक्षय और अपरदन की प्रक्रिया के कारण फास्फेट नदी और जलधाराओं में प्रवेश करते हैं, जो उन्हें महासागर में ले जाते हैं। समुद्र में फास्फोरस अघुलनशील जमाव के रूप में महाद्वीपीय समतल पर जमा होता है। लाखों वर्षों के बाद क्रिस्टल प्लेटें समुद्री तल से उठती हैं और भूमि पर फास्फेट को छोड़ देती हैं। कुछ समय बाद अपक्षय और चट्टान से छोड़ेगा और जल का भू रसायन चक्र फिर से शुरू हो जाएगा। तो इस अकॉर्डिंग
फास्फोरस घूम जाता है। अब सल्फर चक्र हो गया। सल्फर जलाशय, मिट्टी और तलछटी से प्राप्त होता है, जहाँ पर सल्फेट, सल्फाइड और कार्बनिक सल्फर के रूप में, कार्बनिक और अकार्बनिक जमा रूप में होता है। यह चट्टानों के अपक्षय, कटाव, अपवाह और कार्बनिक पदार्थों के अपघटन द्वारा जारी किया जाता है और नमक के घोल में स्थलीय और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ले जाया जाता है। सल्फर चक्र इसके दो यौगिकों हाइड्रोजन सल्फाइड और सल्फर डाइऑक्साइड को छोड़कर ज़्यादातर अपसादी हैं। इसके सामान्य अपसादी चक्र में गैसीय घटक मिलते हैं। कमज़ोर सल्फ्यूरिक एसिड के रूप में वर्षा के पानी में मिलने के बाद वायुमंडलीय सल्फर डाइऑक्साइड पृथ्वी पर फिर से पहुंच जाती है। देखो ये ऐसे पहुंच रही है सल्फर इधर से उधर। सल्फेट के रूप में सल्फर पौधों द्वारा लिया जाता है और सल्फर अमीनो एसिड में अपक्षय प्रक्रियाओं की श्रृंखला के माध्यम से शामिल हो जाता है और उसमें पोषी ऊतकों के प्रोटीन में शामिल हो जाता है। फिर चराई खाद्य श्रृंखला से गुजरता है और फिर से इंसानों के अंदर पहुंच जाता है। जीवित जीवों से प्राप्त सल्फर को तालाबों और झीलों के तल पर मिट्टी में वापस ले जाया जाता है, जो मृत कार्बनिक पदार्थों और उत्सर्जन अपघटन के माध्यम से बाहर निकलते हैं। ये समुदाय हो गए, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। प्राथमिक अनुक्रम, अनुक्रम के प्रकार कितने हो गए? तो अनुक्रम प्राथमिक उपक्रम हो गया, यह स्थलीय तंत्र में प्राथमिक उत्तराधिकार के हार्डी, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। द्वितीयक अनुक्रम अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, मतलब अपने हिसाब से वीडियो को यूज़ करके, ठीक है। स्वतःजनिक और अपरजनिक अनुक्रम। स्वतःजनिक वो जो खुद से होते होंगे, अब चैप्टर नंबर 2 आ गया। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र क्या होते हैं? भूमि पर जीवों और पर्यावरण के मध्य संबंध स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का गठन करते हैं। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे महत्वपूर्ण होता है नमी और तापमान। टुंड्रा क्या होता है? टुंड्रा शब्द का अर्थ होता है बंजर भूमि, जैसे कहते हैं टुंड्रा प्रदेश, यानी कि बंजर भूमि के प्रदेश जो होंगे, क्योंकि वे पाए जाते हैं और पर्यावरण की स्थिति बहुत गंभीर होती है। टुंड्रा 2 प्रकार के होते हैं, आर्कटिक और अल्पाइन टुंड्रा। कोई कहते हैं टुंड्रा कितने प्रकार हैं? अल्पाइन और आर्कटिक, और टुंड्रा मतलब बंजर भूमि। तो बंजर भूमि 2 प्रकार की होती है, आर्कटिक और अल्पाइन। कैसे कैसे उनका वितरण होता है वो देख लो। आर्कटिक टुंड्रा उत्तरी गोलार्ध में ध्रुवीय बर्फ की टोपी के नीचे और पेड़ की लाइन के ऊपर एक सतत बेल्ट के रूप में फैली होती है। यह कनाडा, अलास्का, यूरोपीय, रूस, साइबेरिया और आर्कटिक महासागर के द्वीप समूहों के उत्तरी किनारों पर स्थित है। दक्षिण ध्रुव पर टुंड्रा बहुत छोटे होते हैं क्योंकि इनमें से अधिकांश समुद्र द्वारा कवर किया गया है। समुद्र की रेखा, वो वृक्ष की रेखा के ऊपर ऊंचे पहाड़ों पर अल्पाइन टुंड्रा होती हैं। चूँकि पहाड़ सभी अक्षांशों पर पाए जाते हैं, इसीलिए अल्पाइन टुंड्रा दिन और रात के तापमान में भिन्नता दिखाती है।
वनस्पति और प्राणी समूह। आर्कटिक टुंड्रा की विशिष्ट वनस्पति कपास, घास, दलदली पौधा, बौना हीथ, बिलो, बिर्च और लाइकेन हैं। टुंड्रा के जानवर कौन कौन से हैं? बारहसिंगा हैं, कस्तूरी बैल हैं, आर्कटिक खरगोश, मांस पक्षी, लेम्बिंग और गिलहरी हैं। उनमें से ज़्यादातर लंबे हैं। मोटी झल्ली एपिडर्मल बालों की उपस्थिति में उन्हें ठंड से बचाया जा सकता है। ये टुंड्रा का जगह है, मोटे मोटे बाल वाले, घने घने बाल वाले, बड़े बड़े। टुंड्रा क्षेत्र में स्तनधारियों के शरीर का आकार बड़ा होता है और सतह से गर्मी के नुकसान से बचने के लिए मोटी पूंछ और कान होते हैं। रोधन इंसुलेशन के लिए शरीर पर बाल होते हैं, फर होते हैं। नहीं, पारिस्थितिकी तंत्र, यहाँ का पारिस्थितिक कैसा है? इसमें विभिन्न प्रकार के जैविक समुदायों का एक जटिल संयोजन शामिल है। तापमान और जमीन की नमी जैसे सर्वोत्तम स्थिति वन समुदायों की स्थापना के लिए सुगम है। वन सदाबहार और पर्णपाती हो सकता है। समशीतोष्ण पौधों के मामले में पत्ती के आधार पर इन्हें पहचाना जा सकता है। चौड़ी पत्तियों वाले सुईनुमा पत्तों वाले शंकुधारी जंगल तीन प्रमुख श्रेणियों में वर्गीकृत शंकुधारी वन, समशीतोष्ण वन और उष्णकटिबंधीय वन होते हैं। ये सभी वन जैव क्षेत्र आमतौर पर उत्तर से दक्षिण अक्षांश और उच्च से निचले ऊंचाई तक एक ढाल पर व्यवस्थित होते हैं। अब ये सब हो गया। संकुल वन। संकुल वन यानी उत्तरी वन। उत्तरी वन कैसे होते हैं? संकुल मतलब शंकु। उच्च वर्षा वाले ठंडे क्षेत्र, मजबूत मौसमी जलवायु, लंबी सर्दियां और कम गर्मी यहाँ पर होती है। सदाबहार पौधों की प्रजातियां जैसे स्प्रूस, देवदार और चीड़ की पेड़ संकुल वृक्ष की तरफ पाए जाते हैं, यानी शंकुधारी वृक्ष है संकुल वृक्ष, जहाँ पर बनबिलाव, भेड़िया, भालू और लाल लोमड़ी, शाही गिलहरी और हेला, राणा इत्यादि जैसे उभयचर वहाँ पाए जाते हैं। उत्तरी वन के मिट्टी के विशेषता पतली, पौडोजोल और ख़राब है क्योंकि चट्टानों का अपक्षय ठंडे वातावरण में धीरे धीरे कम होता है, क्योंकि शंकुधारी वृक्ष से निकला कूड़ा बहुत धीरे धीरे विघटित होता है और पोषक तत्वों से भरपूर नहीं होता है, इसलिए सही नहीं होता है। यहाँ पर मिट्टी अम्लीय होती है और इसमें खनिज की कमी होती है। यहाँ मिट्टी के माध्यम से बड़ी मात्रा में पानी की आवाजाही के कारण होता है और वाष्पीकरण के एक महत्वपूर्ण काउंटर अपवर्ड मूवमेंट के बिना कैल्शियम, नाइट्रोजन और पोटेशियम जैसे आवश्यक घुलनशील पोषक तत्व जो कभी कभी जड़ों की पहुंच से दूर होते हैं, यह प्रक्रिया संचित कूड़े के कार्बनिक अम्लों का सामना करने के लिए कोई क्षारीय उन्मूलक उदाहरण नहीं छोड़ती। शांत पर्णपाती जंगल कौन से होते हैं? शांत पर्णपाती जंगल समशीतोष्ण वन एक मध्यम जलवायु और चौड़ी पत्ती वाले पर्णपाती वनों की विशेषता है, जो सर्दियों में अपने पत्ते गिराते हैं और बसंत में नए पत्ते पैदा करते हैं। इनको शांत पर्णपाती जंगल कहते हैं। पूरे वर्ष में समान रूप से होते हैं और समशीतोष्ण वर्षों की मिट्टी पौडोजोइक और काफ़ी गहरी होती है।
समशीतोष्ण सदाबहार वन कौन से होते हैं भाई? समशीतोष्ण सदाबहार वन भूमध्य प्रकार की जलवायु वाले दुनिया के कुछ हिस्सों में गर्म, शुष्क ग्रीष्मकाल और शांत नम सर्दियों की विशेषता है। कम चौड़े वाले पत्ते और सदाबहार पेड़ इस पारिस्थितिकी तंत्र में आग एक महत्वपूर्ण खतरनाक कारक है जो पौधों के अनुकूलन जल जाने के बाद जल्दी से पुनः उत्पन्न होने में सक्षम होते हैं। ये हैं समशीतोष्ण सदाबहार वन। जलने के बाद सीधे फिर से शट जाते हैं। समशीतोष्ण वर्षा वन कौन से होते हैं? जहाँ पर ज़्यादा वर्षा होगी वही होंगे। तो तापमान और वर्षा के संबंध में मौसम जो होता है, मतलब तापमान और वर्षा के से मौसम चेंज होता है, मौसम बदल जाता है। वर्षा अधिक होती है, कोहरा बहुत भारी हो जाता है, और वर्षा के मुकाबले पानी का बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है वर्षा। समशीतोष्ण वर्षा वनों की जैव विविधता वाले समशीतोष्ण वन की तुलना में अधिक होता है। ये सब के बारे में थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दे रखा है इसमें। बाकी अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को ना सब्सक्राइब जरूर कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए होगी तो हमें कमेंट में बता देना, तो हम बता देंगे कैसे आपको पीडीएफ मिलेगी, ठीक है। हम इसके कमेंट में ना इस वीडियो के पिन कर देंगे, उस कमेंट को बता देंगे कैसे वीडियो की पीडीएफ मिलेगी, ठीक है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कौन से होते हैं? तो उष्णकटिबंधीय वन वर्षा वन होते हैं भूमध्य रेखा के पास होंगे, पहली बात तो ये, ठीक है। भूमध्य रेखा के पास होंगे। पृथ्वी पर सबसे विविध और समृद्ध समुदाय ये होता है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। तापमान और आर्द्रता दोनों उच्च या अधिक समान होते हैं। तापमान भी उच्च होगा और आर्द्रता भी उच्च होगी। वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। आमतौर पर पूरे वर्ष वितरित रहती है, ठीक है। वनस्पतियों में अत्यधिक विविधता होती है। सबसे निचली परत पेड़ों, जड़ी बूटियों आदि पर आवृत की होती हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में मिट्टी लाल लोटसोल होती है। ये बहुत मोटी होती है ये मिट्टी। उष्णकटिबंधीय मौसमी वन कौन से होते हैं? पढ़ लो। उष्णकटिबंधीय मौसमी वन मानसूनी वन के रूप में पाया जाता है। यह उन क्षेत्रों में होता है जहाँ कुल वार्षिक वर्षा बहुत अधिक लेकिन छिटपुट होती है। इस तरह के जंगल दक्षिण और पूर्वी एशिया, मध्य और दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी अमेरिका और प्रशांत के उष्णकटिबंधीय द्वीपों के साथ साथ भारत में पाए जाते हैं। उपोष्णकटिबंधीय वर्षा वन कौन से हो गए? उपोष्णकटिबंधीय वर्षा वन हो गए चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन उच्च वर्षा वाले क्षेत्र पाए जाते हैं, लेकिन सर्दियों और गर्मियों के मध्य इनके तापमान का अंतर कम होता है। यानी सर्दियों में भी उतने तापमान होगा और गर्मियों में भी इतना तापमान होगा। जहाँ परजीवी या अधिपादप सुलभ रूप से पाए जाते हैं। उपोष्णकटिबंधीय वन के पशुओं का जीवन उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के समान है। भारतीय वनों के प्रकार चैंपियन और सेठ के द्वारा भारत के वनों को 16 भागों में बांटा गया है। बताओ, कोई कह दे कितने भागों में बांटा गया? 16 भागों में बांटा गया है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र वर्षा वन कौन से हो गए? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बन सकते हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र वर्षा वन, आर्द्र सदाबहार वन, यानी कि गर्मी का तो बहुत मौसम होगा यहाँ पे। तो पश्चिमी घाट कौन सा होता है? जो गोवा की तरफ होता है, सूरत, महाराष्ट्र, सब पश्चिमी घाट में आते हैं। पश्चिमी घाट अंडमान और निकोबार द्वीप समूह उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। लंबे एवं
सीधे और सदाबहार पेड़ों की विशेषता यहाँ होती है, या ये होती है, यह जंगल के पेड़ एक स्तरीय स्वरूप बनाते हैं। विभिन्न रंगों के सुंदर फर्न और आर्किड यहाँ पे पाए जाते हैं। आर्किड, आर्किड बहुत पूछा गया है। आंध्र प्रदेश, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन, पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पूर्वी हिमालय में पाया जाता है। वो कहाँ पाया जाता था? वही पश्चिमी घाट में पाया जा रहा था। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, और ये पूर्वी हिमालय की तरफ भी पाया जाता है। ऐसे जंगल गीले सदाबहार वृक्षों और नम्र पर्णपाती क्षेत्रों का मिश्रण होता है। यह घना बहुत होता है। अब उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन कौन से होते हैं? यह पश्चिमी और उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों को छोड़कर पूरे भारत में पाया जाता है। यानी कि पश्चिम और उत्तर पश्चिम क्षेत्रों को छोड़कर उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन ये सब जगह पाए जाते हैं। यानी कि पूरब की तरफ भी पाया जाएगा, असम की तरफ भी पाया जाएगा, और नीचे पूरा साउथ में पाया जाएगा, पश्चिम छोड़ के। यहाँ के जंगलों में आम, जामुन, शीशम के साथ साथ साल और सागौन के वृक्ष भी पाए जाते हैं। दलदल और तट क्या होता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के साथ साथ गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा क्षेत्र में मिलता है ये सब चीज़ें। इसके पास जड़ें होती हैं, नम ऊतकों से मिलकर बनी होती है, जिससे पौधे पानी के में सांस ले सकें। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, ठीक है। अब उत्तर पूर्वी, वही बात हो गई, मतलब अब उत्तर पूर्व क्षेत्र को छोड़कर वो क्या आ रहा था? उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन उत्तर और पश्चिम को छोड़कर पूरे में पाया जा रहा था। अब ये शुष्क वाला आ गया, तो शुष्क वाला उत्तर और पूरब को छोड़कर सब में पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय कांटे वाले वन, यह इस किस्म के जंगल काली मिट्टी के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय कांटे वाले वन। अब काली मिट्टी कितने पाई जाती है? ये उधर पाई जाती है दक्षिण की तरफ, जैसे मुंबई महाराष्ट्र की तरफ। पेड़ 10 मीटर से अधिक नहीं बढ़ते। अब कोई कह दे कि उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन की लंबाइयाँ कितनी होती हैं, तो 10 मीटर से ज़्यादा बड़े भी नहीं होते हैं वो, मतलब ऊंचाई ज़्यादा नहीं होती है। इस प्रकार का रसदार पौधा और कैपर कैक्टस के क्षेत्र विशेष रूप में। उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन कौन से होते हैं? सूखे सदाबहार वन होते हैं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के तटीय क्षेत्र पाए जाते हैं सूखे और सदाबहार वन। यहाँ मुख्य रूप से सुगंधित फूलों के साथ कठोर पर्णपाती सदाबहार वन वृक्ष भी मिलते हैं। उपोष्ण उष्णकटिबंधीय पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट के साथ साथ शांत घाटी में चौड़े पत्ते वाले वन पाए जाते हैं। चौड़ी पत्ती वाले वन कौन से होते हैं? ये पौधों के ये क्षेत्रों के वनस्पति में एक विशिष्ट अंतर है। शांत घाटी में पोनस्परा, दालचीनी पाया जाता है, सुगंधित घासें पाई जाती हैं। अच्छा, पूर्वी हिमालय में झूम खेती और जंगलों की आग से वनस्पति पूरी तरीके से प्रभावित हुई है। मतलब चौड़ी पत्ती वाली पूर्वी हिमालय की तरफ ऐसा हो जाता है। ओक, अल्डर, मतलब कौन कौन से पेड़ यहाँ पाए जाते हैं। मतलब मेन क्या होता है यहाँ पे कि पेड़ पता कर लो कहाँ कहाँ क्या पाया जाता है, और कहाँ पे कितनी मात्रा में बारिश होती है और किधर पाई जाती है। बस ये 3 चीज़ें पता करनी है यहाँ पे। वो कहते हैं आर्किड कहाँ पाया जाता है। अब उन्हें 4 दिशाएं बता दी कि पूर्व पश्चिम में या कोई से वन में ऐसा ऐसा हो दिया। उन्होंने कह दिया आर्किड कहाँ पाया जाता है। अब आर्किड के बारे में आप पता होगा तभी बता पाएंगे। आर्किड बांस और लताओं की एक बड़ी विविधता यहाँ पे मिलती है। कहाँ पे? शांत घाटी की तरफ, पूर्वी हिमालय की तरफ। ये वो 16 टाइप के वन चल रहे हैं, वही हैं। अब इसको देख लो, उपोष्णकटिबंधीय देवदार के वन। देवदार के वन कहाँ पाए जाते हैं? शिवालिक पहाड़ियों की तरफ पाए जाते हैं। ये मणिपुर, खासी, मध्य हिमालय के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यहाँ पे वृक्ष कौन से पाए जाते हैं? वृक्ष होता है, चीर का पेड़ होता है,
ओक का होता है, देवदार के साथ साथ आंवला यहाँ पे पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन कौन से होते हैं? तो गर्म और शुष्क मौसम और ठंडा सर्दियाँ यहाँ पे पाई जाती हैं। यहाँ पे सदाबहार वृक्ष होते हैं जिसमें चमक वाले पौधे और पत्ते होते हैं। यह चमकीले दिखाई देते हैं। यह शिवालिक पहाड़ियों और हिमालय की तलहटी में 1000 मीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। गीले पर्वतीय उपोष्णकटिबंधीय कौन से होते हैं? ये नेपाल की पूर्व और अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में पाए जाते हैं। न्यूनतम 2000 मिलीमीटर यहाँ पर बारिश होती है, यानी बहुत होती है इसका मतलब। उत्तर में वनों की 3 परतें होती हैं। उत्तरी परत में मुख्य रूप से शंकुधारी हैं। पर्णपाती क्षेत्र है ओक की तरफ। सबसे निचली परत होती है रोडोडेंड्रॉन चंपा से ढकी होती है। दक्षिण में है नीलगिरी, पहाड़ियों के कुछ हिस्सों में पाया जाता है जिसकी पहुंच केरल तक अधिक है। मतलब नीलगिरी पहाड़ियों तक भी गीले पर्वतीय समशीतोष्ण वन पाए जाते हैं। हिमालयी वन समशीतोष्ण, इस प्रकार का वन पश्चिमी हिमालय से पूर्वी हिमालय तक फैला हुआ है। पश्चिमी भाग में पाए जाने वाले वृक्ष चौड़ी पत्ती वाले ओक और भूरे ओक, अखरोट और डेंड्रॉन आदि हैं। पूर्वी हिमालय में वर्षा बहुत अधिक होती है और इसलिए वनस्पति अधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। यहाँ पर चौड़े पत्ते वृक्ष, यानी कि जहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है वहाँ पर घना, एक ये देख लो जहाँ पे ज़्यादा बारिश हो रही है वहाँ पे घने पौधे होंगे, चौड़े पत्ते होंगे और खूब हरियाली काफ़ी होगी वहाँ पे। ठीक है, तो हमारी वीडियो हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए और आगे बढ़ेंगे। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। काफ़ी टाइम लगा इस वीडियो को बनाने में, और PDF लेनी हो तो कमेंट में ज़रूर कमेंट कर देना। वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट कर देना। और इसकी हम पूरी सीरीज़ डाल देंगे, यानी कि एक वीडियो ये हो गई और यानी कि 25 पेजेस हमने पढ़ लिए अब तक। अब 26 और रह गए पेज। ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, फिर हम और वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, बाकी चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट ज़रूर करना और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब भी कर देना।